आदाब नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। नागपुर के सबसे हाई प्रोफाइल केस में से एक राम झूला एक्सीडेंट केस, हिट एंड रन केस पे आज बहुत बड़ा खुलासा हमारे चैनल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है जिशान सिद्दीकी सर, जो राम झूला हिट एंड रन केस के बारे में एक एक चीज़ विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। जिशान सिद्दीकी सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, किस एनजीओ से है वो बताइए, और क्या हुआ है अभी तक इस केस में। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। राम झूला का जो चर्चित मामला है, हिट एंड रन मामला, जो 24 फरवरी 2024 को घटा था, जिसमें रितिका मालू नामक एक महिला शराब के नशे में चूर होकर बहुत स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रही थी। राम झूला पर आतिफ और हुसैन की एक्टिवा को पीछे से आकर उसने टक्कर मार दी, जिससे आतिफ और हुसैन, दो जवान लड़कों की जान चली गई। जगह पर रितिका मालू के साथ उसकी फ्रेंड माधुरी सारडा भी मौजूद थी। और जैसा कई लोगों को पता है, लेकिन आप पूछ रहे, मैं दोबारा विस्तार से बता देता हूँ। बहुत शर्म की बात है कि जब उनकी मौत हुई थी आतिफ और हुसैन की, जिसमें हुसैन की मौत तो जगह पर ही हो गई थी, स्पॉट पर तहसील पुलिस स्टेशन, वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहाँ जिस क्षेत्र में घटना घटी, वहाँ पर तहसील पुलिस स्टेशन का पीएसआई परशुराम भवाड़ जगह पर पहुँच चुका था। लेकिन उसने अपने वर्दी का कर्तव्य ना निभाते हुए उल्टा आरोपियों के पक्ष में काम करते हुए, बल्कि वहाँ पर दो लड़के मौत के मुंह में पड़े हुए, एक की तो मौत भी हो गई है और आतिफ की मौत दूसरे दिन हुई। जगह पर उन्होंने जगह से आरोपियों की जो शराब की बोतलें थी, वो पीएसआई भवाड़ ने खुद आरोपियों के साथियों के साथ दूसरी गाड़ी में शराब की बोतलें ट्रांसफ़र करी। उसके बाद में आरोपी महिलाओं को वहाँ से फ़रार करवाने का काम किया। सर, इसमें ये भी देखा जा रहा है जो रितिका, जिसका आप नाम ले गए हैं आरोपी, उसके पति का भी केस में नाम इन्वॉल्व हो गए। वो क्या है पूरा माजरा? वो माजरा ऐसा है कि रितिका मालू और माधुरी सारडा ने जब गाड़ी से इनको ठोके थे, कुछ समय के बाद वहाँ पर रितिका मालू और माधुरी सारडा दोनों के हस्बैंड्स जगह पर पहुँच चुके थे। ठीक है। कुछ समय के बाद में पीएसआई भवाड़ के सामने वो लोग आए। हमारे पास स्पॉट गवाह है कि पीएसआई भवाड़ से बाकायदा उसका पति गले मिला, दोनों में से एक का पति। क्या बात कर? हाँ, उसने उसको बोला, साहब मैं आपका मान सम्मान कर दूंगा। अच्छा। भवाड़ ने उनको कहा कि अभी तो आप यहाँ से निकलो, बाकी मैं मैनेज कर लेता हूँ। जो आप आरोप लगा गए तो किस बुनियाद पे लगा गए? हमारे पास में स्पॉट गवाह है। दूसरी बात, एक फ़ोटो आई थी। अच्छा। ये जो रितिका मालू को अरेस्ट किया गया, उसका भी मैं रीज़न, मतलब जगह पर पहले दिन जो एफआईआर हुई थी उसका भी रीज़न बता रहा हूँ। पुलिस की तो पूरी फुल प्लानिंग हो चुकी थी कि उनको वहाँ से फरार कर दो और उनको बचा लो किसी भी जगह तरह से इस केस से। अच्छा। जब हम लोग तहसील पुलिस स्टेशन में जमा हुए रात को, ये 1:30 बजे रात की घटना थी। रात को जब हम लोग जमा हुए तो मेरे पास किसी ने वहाँ का फ़ोटो दिखाया कि भाई ये फ़ोटो है, ये पुलिस वाला वहाँ पर जगह पे खड़ा हुआ था और इसी ने भगाया है। वो फ़ोटो भी मैं आपको देता हूँ और बहुत वायरल हो चुकी है ऑलरेडी वो फ़ोटो। वो फ़ोटो में पीएसआई भवाड़ दोनों आरोपी महिलाओं के बाजू में खड़ा है। अगर पीएसआई भवाड़ मिला हुआ नहीं रहता तो आप ही मुझको बताओ कि इतना बड़ा हीनियस क्राइम, इतना बड़ा इंसिडेंट टुक प्लेस, इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है, तो वहाँ से इतने बड़े केस में आरोपियों लोगों को पीएसआई के आने के बाद भागने कैसा मिला? तो ये भी मैं जानना चाहूँगा जिशान सर, जब ये एक्सीडेंट हुआ बहुत बवाल नागपुर के अंदर मच गया था जी। वो लड़कियों को भी लोगों ने घेर लिया था। नहीं, गलत बात है। पर एक वीडियो में तो ऐसे दिखाया जा रहा है लड़कियों को कोई घेरा हुआ नहीं है कि आपने ड्रिंक करके गाड़ी हाँ, तो वो तो जनरल सी बात है। ऐसा लड़कियों पे कोई ने ना हमला करा, ना ऐसा मजमा बॉम्ब जमा हुआ। जिशान सर, तो उनकी जब गाड़ी जब्त की गई तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला, क्या हुआ उससे? उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तो पुलिस के पास में रहेगी। ये आरटीओ की रिपोर्ट है जी, पुलिस के पास। मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। पहले दिन जब लड़कियां गायब हो गई जगह से, जब हमने पुलिस स्टेशन में बवाल करे, हमने लिखित में शिकायत करे, उसमें हमने मेंशन करे कि आपका पीएसआई जगह पर मौजूद था, उसकी फ़ोटो है, उस पीएसआई ने इस लड़की को यहाँ से भगाया है। अच्छा। जब हमारे आंदोलन पुलिस स्टेशन में शुरू हो गए रातों रात, अच्छा। तब जाके दबाव में पुलिस ने वो लड़कियों को लेकर के आई।
जब उनको समझ में आया, हमने साफ बोले साहब लड़कियां नहीं पकड़ी गई तो ये पूरी आफत आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि आपका फोटो मौजूद है। तब जाकर के वहाँ के जो पीआई संदीप वो है वो थोड़ी सी हरकत में आए, नहीं तो वो पहले रिलैक्स मोड में थे। अच्छा। उसके बाद में मेरे को लगता है उनको पता सब कुछ था, लड़कियां कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो लोग टच में थे फैमिली वालों से, लेकिन लड़कियों को नहीं लाया गया था। जब हमारा ये प्रेशर डेवलप हुआ उसके बाद पुलिस ने एक हॉस्पिटल से लड़कियों को पकड़ा, उनको मेडिकल ले गया। मेडिकल मतलब 1 बजे रात की घटना है, 1:30 बजे की, सुबह 7:30 बजे उनका मेडिकल हुआ है, इतनी लेट, ताकि उनके शराब की जो मात्रा है, नशे की जो मात्रा है ऑटोमेटिकली कम आए। उनका मेडिकल हुआ, 304A का नॉर्मल कलम लगा। फर्स्ट डे बोलते उनके रिपोर्ट में कैसे पॉसिबल है कि वो आया ही नहीं, कि ड्रिंक करके थे। उनको सेम डे बेल मिल गई थी। 304A बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें उनको तुरंत सेम डे कोर्ट से बेल मिल गई। इतना मतलब ये घिनौना काम हुआ था, क्योंकि पुलिस ने उस पर बड़ा सेक्शन पहले दिन नहीं लगाया था। यहाँ ये 2 लड़कों की मैयत निपटने की है, फ्यूनरल निपटने का ही है, अंतिम संस्कार इनका होने का ही है, और वहाँ वो आरोपी लड़कियों की बेल हो गई थी। तो जब ये बेल हुआ तब आप लोग के मन में क्या आया, क्या आप लोग ने एक्शन लिए फिर? हाँ, इसके बाद में एक न्यूज़ चैनल पर वहाँ के डीसीपी, जो जोन 3 के डीसीपी गोरख बामरे है, उन्होंने तुरंत ही एक तरह से आरोपियों के पक्ष में एक बयान दे दिया दूसरे ही दिन, कि उनकी फर्स्ट फेज की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, मतलब ड्रिंक करके नहीं थी वो लड़कियां, आगे की रिपोर्ट अभी फॉरेंसिक की आएंगी। तो पहली बात तो आप एक तरह से उनके इधर से स्पष्टीकरण आप क्यों दे रहे हो? जब हमको ये रिपोर्ट लगी, हम लोग का डीसीपी साहब से मीटिंग हुआ, मेरा कुछ वीडियोस इंटरव्यूज़ और समय के वायरल हुए, तो मुझको भी पुलिस स्टेशन में मीटिंग के लिए फैमिली के साथ हम लोग को बुलाया गया था। हमारी वहाँ पर बात हुई, तो हमने यही पॉइंट रखा, शराब पीने का जो केस है वो बाद में लगाया गया लड़कियों पर, उसका मैं आपको ये मेन पहलू बता रहा हूँ कि क्यों लगाया गया। पहले तो इन्होंने शो कर दिया था वो ड्रिंक करके नहीं है। अब हमारी यहाँ पर बहस चली कि साहब जब आपका ये घटना 1:30 बजे रात को घटी है और आपके पीएसआई ने उसको जगह से फरार कर दिया, 7:30 बजे सुबह लगभग 6.5 घंटे बाद उसका 6-6.5 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। ईस्ट एंड नाम का एक हॉस्पिटल है, वहाँ से आपने लड़कियों को पकड़ा है। ओके। आजकल कोई जहर भी पी ले तो उसको स्लाइन से, उसके बॉडी से, ब्लड से जहर को डाइल्यूट कर दिया जाता है, पटपट निकाल दिया जाता है। तो अल्कोहल, शराब जो है वो जहर जितनी जहरीली तो है नहीं, जाहिर सी बात है कि वो उसकी मात्रा कम कर दी गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ की जब वो लोग शराब ट्रांसफ़र करे थे, शराब की बोतलें, रितिका, माधुरी, ये दोनों के हस्बैंड्स ने, रितिका ने, मालू ने और पीएसआई भवन ने, तब वो ट्रांसफ़र करते टाइम गड़बड़ी में एक शराब की कैन इनसे वहीं गिर गई थी। अच्छा। जो हमारे लड़कों ने उठा लिए थे, मुझको पता चला था, तो हमने वो भी चीज़ रखे कि डीसीपी साहब के पास के साहब आप बोल रहे हो ड्रिंक करके नहीं थी, हमारे स्पॉट के गवाह बोल रहे हो ड्रिंक करके इतनी थी कि वो डोल रही थी नशे में, प्रॉपर खड़े नहीं रह पा रही थी। दूसरी बात, ये शराब की कैन है, ये शराब की कैन हम आपके हवाले कर रहे हैं, हमने रिसिप्ट कॉपी लिया वो देने के बदले में। उसमें हमने बैच नंबर से लेके हर चीज़ मेंशन करा कि ये जो बैच नंबर है शराब की कैन का, इसको आप परचेज स्टॉक से मैच करिए सीपी क्लब के, जहाँ से ये लोग पार्टी करके निकल रहे हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये बॉटल वहीं से बिकी के नहीं। तीसरी बात, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, तो पार्टीज वगैरह जब सीपी क्लब में होती है तो मैक्सिमम तौर पर इनके जो मेंबरशिप अकाउंट रहते हैं उसमें से पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। ओके। जो भी इन्होंने परचेस करा है, दारू पिया है, जो भी खाया है, तो उसमें मेंशन होता कौन सी चीज़ का कितना पॉइंट कटा है, कितने रुपए कटे कौन सी चीज़ के। आप सीपी क्लब का हम बोले रजिस्टर चेक करिए, उसमें एंट्री और एग्जिट गाड़ी नंबर का मिलेगा। तो यानी पुलिस को भी जब समझ में आया कि यहाँ से इन लोग भी कोई पहलू नहीं छोड़ रहे हैं जिससे हम ये साबित कर सके कि लड़कियां शराब पी के नहीं थी, तब जाके, और हमने ये भी बोला जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे और आपके पीएसआई के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने आरोपियों को इतने बड़े क्राइम में जगह से भगाया है। तब जाके पुलिस द्वारा तीसरे दिन अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई गई 3-4 दिन में। तो हमको बताया गया कि ये लड़कियां दारू पी करके थी। ओके। उसके बाद में 304A की जगह 304 सेकेंड सेक्शन लगा, अमेंडमेंट हुआ उसमें, जो कि नॉन बेलेबल है। तुरंत रितिका मालू एंटीसिपेटरी बेल के लिए चली गई। माननीय सेशन कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, माननीय सेशन कोर्ट में रितिका मालू की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। ओके। 24 मई 2024 को। आज की तारीख कितनी है? जून। आज की तारीख है 28 जून 2024।
1 महीना 4-5 दिन हो गए। 31 का महीना रहता है, मई का महीना। 24 मई 2024 और आज है 28 जून 2024। तब से लेके अभी तक पुलिस को कोई ऐसा कानूनी अड़ंगा नहीं था कि वो रितिका मालू को अरेस्ट ना कर सके। उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, बाद में वो हाई कोर्ट गई, अभी 4 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों कि अभी तक दो मासूम लोगों को पी कर उड़ाने के बाद भी सामने वाले को जेल नहीं हुई। उसके बाद अभी क्या तक हुआ? वो फरारी है। उसके बाद कुछ पहलू इसमें सामने ऐसे आए हैं। एक तो बहुत शर्म की बात है कि एक पीएसआई पद का आदमी ऐसा काम करता है, उसके अंदर बड़े अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, न हुई। बाद में संदीप बुआ ने भी अपनी बराबर हरकत दिखाए। उन्होंने जो गाड़ी थी, जो मर्सिडीज गाड़ी है जिसने इनकी जान ली, कोर्ट के सुपुर्दनामा ऑर्डर के बिना वो गाड़ी उन्होंने आरोपी परिजनों के हवाले कर दी। ऐसे कैसे? संदीप बुआ ने। तो ये कोई कानून के तहत है बिना? उनका बोलना है कानून के तहत, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरे नॉलेज में जितनी स्टडी मैंने करा हूँ, स्टडी ये बोलती है कि जब तक के ऐसा कोई क्राइम ना घटे जिसमें किसी की जान ना चली जाए। अच्छा। अगर जान चली गई तब पुलिस को पावर नहीं हो गाड़ी छोड़ने का। अच्छा। आप देखो छोटे छोटे गैम्बलिंग, 12 जुगाड़, जुआ, ये सब जो छोटे छोटे भी, जुआ वगैरह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, छोटी मोटी केस लगती है उसके अंदर। ऐसे केस में भी अगर कोई गाड़ी अंदर होती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कोर्ट का सुपुर्दनामा ऑर्डर ला, उसके बिना हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। सही बात है ना। हाँ। लेकिन इतना बड़ा जब हीनियस क्राइम हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई, आरोपी, आपको शर्म आना चाहिए कि आरोपी आपकी पहुंच से बाहर है, आरोपी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ उसकी फिक्र नहीं, आपको गाड़ी पहले छोड़ने की फिक्र है। अगर कानूनी प्रावधान रहते भी तो मतलब आप अपने लूप होल्स वो ढूंढ रहे कि मैं आरोपियों को किस तरह से मदद कर सकूं। वो गाड़ी वहाँ से निकल गई, एक गैरेज में डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई थी। अच्छा। हमको कहीं से टिप मिली, हमने गैरेज ओनर से बात करे, उन्होंने हमको कोऑपरेट करा और उन्होंने गाड़ी को रिपेयर नहीं किया। जब हमारे इस पर से पीआई बुआ से बहस चली, मेरे आंदोलन चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब हुआ, अपने आप पीआई बुआ ने दोबारा वो गाड़ी तहसील पुलिस स्टेशन में जमा कर लिए वापस। हाँ, अभी भी वो गाड़ी वहाँ जमा है। अच्छा। अगर ये लीगली छोड़े रहते तो ये गाड़ी को दोबारा क्यों जमा करते थे? और स्टार्टिंग से हम लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से रितिका मालू को आरोपी बनाया गया, जगह से शराब की बोतलें जो हटाई गई थी, सबूत नष्ट करने का वो मामला है। बिल्कुल। सबूत नष्ट करने का मामला रितिका मालू, माधुरी सारडा का हस्बैंड, दिनेश मालू जो रितिका का हस्बैंड है, और पीएसआई परशुराम भवाड़, इन लोगों के ऊपर में सबूत नष्ट करने के सेक्शंस बैठाए जाना चाहिए, इनको आरोपी बनाया जाना चाहिए। मेरी 3 महीने से लड़ाई शुरू थी। 3 महीने के बाद इनमें से दिनेश मालू को पुलिस द्वारा सबूत नष्ट करने के मामले में सेक्शन 201 के तहत आरोपी बनाया गया। तो जिसान सर, ये जो आप पूरा मेहनत कर रहे हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दोनों बच्चों को, तो उनका परिवार का आपको कैसे सपोर्ट मिला है कि उनको भी डरा के रखे, डरा दिए है, धमका दिया ऐसा कुछ? नहीं, अभी फिलहाल उनके परिवार को कोई धमकी वमकी नहीं आई है, ना मेरे को ऐसी कोई धमकी वमकी आई है। लेकिन मैं आपको वो डिटेल ये बता रहा हूँ कि वो जो सबूत नष्ट करने के मामला था, जिसमें दिनेश मालू को अभी आरोपी, 3 महीने बाद हमारी लड़ाई जब चली कंटिन्यू, उस दिन मेरी काफ़ी बहस हुई पीआई संदीप बुआ से, तब जाकर के उन्होंने 3 महीने के बाद में दिनेश मालू को सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाया। अच्छा। हमारा बोलना यह है कि जब आपने दिनेश मालू को आरोपी बनाया, जो रितिका का हस्बैंड है, बिल्कुल सेम हरकत पीएसआई भवाड़ ने भी किया था, और सेम शिकायत में हर जगह पीएसआई भवाड़ का नाम है। तो फिर ये बिना वर्दी वाले में और वर्दी वाले में फ़र्क क्यों? मतलब आपके पुलिस की वर्दी पहनकर कोई किसी का अगर कल को मर्डर भी कर दे तो आप उसको बचा लोगे? दिनेश मालू ने सबूत नष्ट करने की हरकत करा, वो आरोपी बना। सेम शिकायत हर जगह, सेम हरकत पीएसआई भवाड़ द्वारा भी किए जाने की हर जगह शिकायत है। तो फिर भवाड़ को अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपी क्यों नहीं बनाया? माधुरी सारडा को अभी तक उसमें आरोपी नहीं बनाया गया, माधुरी सारडा के पति को उसमें अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया। तो ये हमारी लड़ाई है। अभी हमको माननीय हाईकोर्ट से जो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि उसकी बेल सेशन कोर्ट ने पहले रिजेक्ट करा, बाद में माननीय हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये जब ये इतनी बेल रिजेक्ट हो गई है, उसके बाद भी आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक के मेरे ख्याल से तो चाहे तो
पाताल से भी किसी को भी निकाल सकती है चाहे तो। चाहे तो। मैं आपकी ये बात पकड़ना चाहूँगा, चाहे तो। हमको नहीं लग रहा कि इसमें चाह रही है वो, या तो यानी आप सीधा ऋतिका सीधा मालू की blame लगा पहुंच रहे। इतनी ऊपर है कि पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे, या पुलिस वहां तक हाथ नहीं पहुंचाना पा तो रही। जिशान सर, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है क्या कि ये जरूर केवल- होगा, हमको लगता है जरूर होगा, लेकिन वो कैसा, वो चीज खुल के हमारे कहीं सामने नहीं आई तो हम नहीं उस आई। पर खुल के नहीं बोल सकते। अच्छा। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उनके सहारे से आज तक पुलिस स्टेशन खुल के आया रहता, या हमारे को कोई प्रेशर किया रहता तो हम बिल्कुल उस बारे में बोलते थे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर उनके तरफ से खुल के नहीं, अंदरूनी होगा, ये तो हमको भी पूरा पूरा डाउट है। अच्छा। दूसरा एक डाउट हमको ये भी हो रहा है कि होम मिनिस्ट्री में भी अभी तक के, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि PSI भवाड़, PI बुआ, इनके ऐसे अधिकारियों को इतना ज़बरदस्त इनके ऊपर एक कार्रवाई दिखाना चाहिए होम मिनिस्ट्री ने, कि एक सबक मिल जाए पूरे पुलिस विभाग को कि आम जनता कोई कचरा नहीं है। जिस तरह से नेता लोग ऐसा हाथ जोड़ जोड़ करके जाते हैं, आप लोगों के घरों पर आते हैं कि भैया हमको वोट दो वोट दो, बराबर। तो पब्लिक का भी काम है ये चीज़ ध्यान रखो कि जब लोगों की मौत होती तो तब नेता लोगों के अप्रोच क्या रहते हैं। सही बात। अभी मतलब 2 लोग मर गए, वो मालू और सारडा अगर बहुत बड़े घर के लोग हैं तो क्या उनके लिए कानून अलग से और आम जनता के लिए कानून अलग से? और मैं यही बेस पर ये चीज़ को लड़ रहा हूँ, और मेरी लड़ाई आखिरी तक, जब तक कि इंसाफ नहीं होता है, इसी तरीके से जारी रहेंगी। अभी मेरी मांग ये है कि PSI परशुराम भवाड़ को सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी बनाया जाए। PI संदीप बुआ जो तहसील पुलिस स्टेशन के PI है, इनके और भी कई केसेस अभी सामने आ रहे हैं। इस मामले में जो इन्होंने मर्सिडीज गाड़ी छोड़ा था बिना सुपुर्दनामा ऑर्डर के कोर्ट के, और दोबारा जो इन्होंने जमा कर लिया, तो इनकी मंशा ये थी कि वो गाड़ी गैरेज में जाकर डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग सब हो जाए, तो ये भी सबूत नष्ट करने का ही मामला है। तो PI संदीप बुआ को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए सबूत नष्ट करने के मामले में, हमारी मांग है खुल करके। दूसरी बात, क्योंकि हमको अब नागपुर पुलिस पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं रहा, तो हमारा ये मांग है कि हमारे मामले को CID में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिसमें हमारी बाकायदा रविंद्र सिंघल साहब जो CP साहब है नागपुर के, उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ से लेटर इशू करता हूँ, उनके पावर में तो वो है नहीं, वो DGP ऑफिस में लेटर भेजे है होम मिनिस्ट्री से, इसमें जो भी आता होगा तो CID में हमारा केस ट्रांसफ़र हो जाए, हम वो चाहते हैं। तो ये जो छोटे पुलिस वालों ने गलत हरकतें करी है, इनकी पकड़ कम से कम वहाँ पर होंगी। दूसरी बात, हमने रिट पिटीशन भी पुलिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में फाइल करके रखा है। ओके। हाँ, उसमें इन पर्सन हमने संदीप बुआ को और PSI भवाड़ को पार्टी बनाया है। अच्छा। तो हमको पूरी उम्मीद है, और मैं एक बात और बोलता हूँ, ये लड़ाई इतनी इजी नहीं है, लेकिन यहाँ तक के जब ऊपर वाले ने ला दिया है, तो ऊपर वाले के भरोसे बोल रहा हूँ, नागपुर की जनता इसमें ज़रूर आने वाले समय में देखेंगी कि पुलिस की मनमानी, यहाँ पर हमारे जैसे लोग अगर इन्वॉल्व है तो पुलिस की मनमानी नहीं चल पाएंगी। होता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा सकती है, किया जाए, तो वो तो जो मेरे नसीब में लिखा रहेगा वो होगा। वो चीज़ों के लिए मेरे को ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं रहता है। कुछ ऐसा होता है तो अपने आप चीज़ें से लोगों के सामने में आएंगी। तो दोस्तों, ये देखा आपने जिशान सिद्दीकी, जिन्होंने राम झूला केस पे पूरी बातें विस्तार पूर्वक बताई है, और साथ ही साथ उन्होंने 3 मांगे भी अपनी रख दी है। अब देखना ये होगा नागपुर पुलिस कमिश्नर इस केस को CID के हवाले करते हैं या नहीं, और जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे जाती है कि नहीं, क्योंकि जनता के बीच में जो है अभी बहुत गुस्सा है इस मामले में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पुणे में भी एक हिट एंड रन का केस हुआ था। एक अमीरजादे बच्चे ने बेचारे एक कपल्स को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल। तो ये ज़्यादातर केस अमीरजादे लोगों के सामने ही क्यों हो गए, ये भी एक सोचने वाली बात है। और पूरा इस मामले में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, सामने वाले आरोपी को किस तरह की सज़ा मिले, ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।